बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेक्चर नंबर 42 पुश डन ऑटोमेटा। बस हम अपने कोर्स के अखीर की तरफ बढ़ रहे हैं। 4-5 लेक्चर्स हो रहे हैं इंशाल्लाह ताला। ये 3 लेक्चर्स हम पुश डन ऑटोमेटा पीडीएस के ऊपर लेंगे, 42, 43, 44, और फिर 2 या 3 लेक्चर्स इंशाल्लाह ताला हमारे होंगे ट्यूरिंग मशीन के ऊपर, और एक लेक्चर शायद हमारा हो कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव लैंग्वेज के ऊपर। ये हो सकता है ट्यूरिंग मशीन वाले टॉपिक में ही कवर कर दूँ, मोस्ट प्रोबेबली ऐसा ही होगा क्योंकि जाहिर बात है सेमेस्टर एंड हो रहा है, तो कुछ ना कुछ तो हमने सेमेस्टर के एंड तक पढ़ा हो इनको, ठीक है ना। कम से कम एक एक टॉपिक को टच तो किया हो हमने थोड़ा बहुत। तो पीडीएस शुरू करते हैं, लेकिन पीडीएस में जाने से पहले हम खुद से एक अपना मॉडल बनाएंगे और फिर बाद में हम उसको एक्सटेंड करेंगे कुछ और एडिशंस करके पीडीए के अंदर, ठीक है। पीडीएस की ज़रूरत क्यों पेश आ रही है, उसके पहले हमें थोड़ा सा बैकग्राउंड स्टडी करनी पड़ेगी कि ये अगर डायग्राम आपको याद हो तो ये रेगुलर लैंग्वेजेस हैं और ये कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेजेस है। कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेजेस एक सुपर सेट है रेगुलर लैंग्वेजेस का, और रेगुलर लैंग्वेजेस एक पार्ट है कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेजेस का। तो कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेजेस में ऑफ कोर्स रेगुलर लैंग्वेजेस तो सारी की सारी आती हैं, कुछ नॉन रेगुलर भी आ जाती हैं। तो क्लास ऑफ लैंग्वेजेस जनरेटेड बाय CFGs इज़ लार्जर दैन द क्लास ऑफ लैंग्वेजेस डिफाइंड बाय रेगुलर एक्सप्रेशंस, ठीक है। And we know that FAs, NFAs, transition graphs, NFA-MT, these are all regular language recognizers. CFG can represent both regular and some of the non-regular languages. Now, we know there are some machines who can accept regular languages. We name them FA, NFA, NFA-MT, transition graphs, like that. So, is there any class of machines that is a context-free language recognizer और CFL एक्सेप्टर? तो कोई ऐसी लैंग्वेज भी है कि नहीं, उसको अभी हम देखते हैं। लेकिन हम एक नया मॉडल पहले अपना बनाएंगे और उसके बाद हम ये देखेंगे, ठीक है। तो वी स्टार्ट विद अवर ओल्ड फैशन्ड फाइनाइट ऑटोमेटास, जिसको हम DFA कहते हैं, एंड वी विल इंट्रोड्यूस सम न्यू गैजेट्स टू मेक इट मोर पावरफुल। बट हमें सबसे पहले जो एक क्वेश्चन उभरना चाहिए था, और अभी तक हमने वो क्वेश्चन को स्टडी नहीं किया, वो ये था कि FS जो काम करते हैं वो किसी इनपुट स्ट्रिंग को चेक करते हैं। वो इनपुट स्ट्रिंग कहाँ पे होता है? सो देयर मस्ट बी अ मेमोरी एलिमेंट देयर, ठीक है। कोई इनपुट टेप या कोई चीज़ होनी चाहिए। तो देयर वाज एन इनपुट सेक्शन देयर वाज एन इनपुट टेप, बट वी डिडंट डिस्कस इट ओवर देयर। हमने उसको अभी तक कोई नाम नहीं दिया था। ऑफ कोर्स जब तक कोई इनपुट किसी फॉर्म में प्रोवाइड नहीं होगा, टेप या किसी भी फॉर्म में, उसको FA उसके ऊपर काम कैसे करेगा, ठीक है। तो एक इनपुट एरिया था हमारे पास, कोई टेप एरिया था मौजूद, जिसको हमने पहले स्टडी नहीं किया, ठीक है। अब हम कहते हैं कि इस सेक्शन को हम कहते हैं इनपुट टेप। इसकी ज़रूरत अभी हमें इसलिए पेश आ रही है, पहले तो ये था कि सर बस इनपुट को रीड करें, बस इनपुट ख़त्म हो गया तो बात ख़त्म। यहाँ अब यह है कि हम थोड़ा सा मज़ीद सिस्टमेटिक वे की तरफ जा रहे हैं, कंप्यूटर के ज़्यादा करीब जा रहे हैं, ठीक है। तो अब हमें एक बाकायदा इनपुट की ज़रूरत पड़ रही है जिसको हम रीड करेंगे, और उसके अंदर पहले कुछ ना कुछ होगा, ये भी हम आपको बता देते हैं। फिर हमें कुछ एलिमेंट्स को डिलीट करना पड़ेगा, ठीक है। और जब हम आगे जाएंगे ट्यूरिंग मशीन की तरफ, जो कि बिल्कुल जो हमारा कंप्यूटर्स की इब्तदा वहीं से हुई और वही कंप्यूटर का बेसिक मैथमेटिकल मॉडल है, तो आप देखेंगे कि किस तरह इनपुट टेप के ऊपर ही सारे काम हो रहे होते हैं। FS के अंदर चूँकि बहुत लिमिटेड इस्तेमाल था इसका, इसलिए हमें वहाँ पे इसको चेक करने की और इसको मेंशन करने की ज़रूरत ही नहीं थी। तो दिस टेप इज़ इनफाइनाइट इन वन डायरेक्शन एंड इज़ इनिशियली फिल्ड अप विद ब्लैक सिम्बल्स, और इन ब्लैंक सिम्बल्स को हम डेल्टा सिम्बल से डिनोट करते हैं, ट्राइंगल सिम्बल, ठीक है। इसको हम एम्प्टी सिम्बल भी कह सकते हैं, ठीक है। इसको हम स्पेस भी कहते हैं, इसको हम ब्लैंक सिम्बल भी कहते हैं। बहुत सी बुक्स के अंदर इसको इस फॉर्म में शो किया गया है, तो इट डजेंट मेक एनी डिफरेंस, इट्स जस्ट अ नोटेशन। असल में ये ब्लैंक है, ठीक है, ब्लैंक सिंबल में, ठीक है। एंड वी रीड वन कैरेक्टर एट अ टाइम फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, और चूँकि यहाँ टेप का हेड सिर्फ लेफ्ट टू राइट मूव हो सकता है, तो चूँकि वो वापस लेफ्ट पे जा नहीं सकता, तो इसलिए हम ये सपोज करते हैं कि चूँकि उसकी तरफ एक्सेस ही नहीं है, तो इनफैक्ट वी आर एलिमिनेटिंग इट आफ्टर रीडिंग। एलिमिनेट का मतलब वहाँ तक एक्सेस नहीं हो सकती, उसको भूल जाएं, ठीक है। तो हम इसको दूसरे अल्फाज में कह रहे हैं कि वी एलिमिनेटेड। जैसा कि अगर किसी नोड की तरफ लिंक लिस्ट में एक्सेस ख़त्म हो जाए, आप उस नोड को काट दें, तो मेमोरी तो फ्री नहीं हुई, लेकिन चूँकि आप उसको एक्सेस नहीं कर सकते, तो आपने उसको लिस्ट से डिस्कार्ड कर दिया, ठीक है।
तो यही चीज़ यहाँ पर है कि वी रीड वन कैरेक्टर एट ए टाइम फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, और इस रिस्ट्रिक्शन की वजह से हम ये कहते हैं कि वी एलिमिनेट इट आफ्टर रीडिंग एंड वी स्टॉप व्हेन वी रीच द फर्स्ट डेल्टा सिंबल दैट इंडिकेट्स द एंड ऑफ स्ट्रिंग। एंड ऑफ वर्ड को इंडिकेट करने के लिए ये असल में डेल्टा सिंबल होते हैं। राइट साइड पे जैसे स्ट्रिंग खत्म होता है तो इनफाइनाइट डेल्टा सिंबल है, ठीक है। अच्छा, अब पिछले सिंबल्स को भी यूज़ करना है, कुछ नए सिंबल्स को भी लेकर आना है, तो देखते हैं। एस पार्ट ऑफ अवर न्यू पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन फॉर FA वी इंट्रोड्यूस द सिंबल। पहले तो ये स्टार्ट का सिंबल जैसा कि आपने फ्लो चार्ट के अंदर भी देखा होगा। अच्छा, PDS बिल्कुल फ्लो चार्ट्स की तरह काम करते हैं। अगर आपने फ्लो चार्ट्स पढ़े हैं इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटिंग के अंदर, तो आपको बहुत अच्छा आइडिया होगा कि ये सिंबल किसके लिए इस्तेमाल हो रहा होता है, ठीक है। तो दिस इज़ जस्ट लाइक अ माइनस स्टेट इन FA दैट इज़ कनेक्टेड टू अनदर स्टेट इन अ ट्रांजिशन ग्राफ और FA विद एन एम्प्टी एज। क्योंकि FA का एम्प्टी एज नहीं होता, इसलिए हमने इधर ट्रांजिशन ग्राफ लिख दिया। लेकिन याद रखिए उसके ऊपर हम कोई लेबल नहीं लगाते, हम कोई एम्प्टी सिंबल लैम्डा सिंबल नहीं लगाते इसके ऊपर, ठीक है ना। और इट विल नॉट रीड एनी लेटर, इट हैज़ नो इनकमिंग एरोस। अच्छा, हम जब ओरिजिनल माइनस स्टेट होती है हमारे पास FAs के अंदर, तो हमें पता है कि जब भी हमारे पास कोई माइनस स्टेट होती है तो हम वहाँ से कोई इनपुट लेटर कोई लेटर रीड करके जा रहे होते हैं। हमने यहाँ पे कहा है कि इट इज़ जस्ट लाइक अ माइनस स्टेट विद एन एम्प्टी एज, ठीक है, जिस पे हम एम्प्टी का लेबल भी नहीं लिखते हैं। इट इज़ अ स्टार्ट सिंबल, ठीक है। अच्छा, दूसरी हमारे पास होती हैं एक्सेप्ट और रिजेक्ट स्टेट्स। एक्सेप्ट स्टेट बिल्कुल ऐसा ही है जैसा हमारे पास यानी वहाँ जाने के बाद कुछ भी हो जाए बस वो एक्सेप्ट ही होगा। यानी जब स्ट्रिंग पूरा हो गया होगा या जब कंडीशन मैच हो गई होगी और हम वहाँ पे पहुँच गए तो दैट्स ऑल। और रिजेक्ट स्टेट हमारे पास वो होती है कि वहाँ जाने के बाद आप दोबारा, यानी वो डेड एंड स्टेट है। डेड एंड स्टेट का मतलब ये है, ट्रैप स्टेट का मतलब ये है कि आप वहाँ पे ट्रैप हो गए हैं, आप वहाँ से कभी बाहर नहीं निकल सकते, तो ऑफ कोर्स आपको रिजेक्ट करना पड़ता है, ठीक है, स्ट्रिंग को। ये चीज़ें तो हम बजाय ये कि अब हम माइनस सिंबल इस्तेमाल करें, हम स्टार्ट के वर्ड को मेंशन करेंगे, हम प्लस लिखें या हम जो है इसके अंदर ये वाला सिंबल लिख रहे हों तो इसकी ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। हम इसके बजाय रिजेक्ट या एक्सेप्ट लिख सकते हैं, ठीक है। अच्छा, एक और सिंबल इस्तेमाल होता है, वो रीड सिंबल है। क्योंकि देखिए अभी तक किसी करैक्टर को रीड करने के लिए हमने कुछ नहीं कहा, ठीक है। हमने कहा जी एक्सेप्ट हो जाएगा। एक्सेप्ट के तो सिर्फ इनकमिंग एज होता है, आउटगोइंग एज होता ही नहीं है, ठीक है। स्टार्ट के आउटगोइंग एजेस होते हैं, इनकमिंग कोई नहीं होता। लेबल इनमें से किसी के ऊपर भी नहीं है फ़िलहाल आपके सामने, ठीक है। तो वो वो स्ट्रिंग को चेक कैसे करना है कि A आएगा तो क्या करना है, B आएगा तो क्या करना है। तो आपने फ्लो चार्ट्स के अंदर भी देखा होगा एक डायमंड सिंबल इस्तेमाल होता है एज अ डिसीजन बॉक्स के रीड करो करेक्टर, उसके बाद देखो अगर A आया है तो इस ब्रांच पे चले जाओ, B आया है तो इस ब्रांच पे चले जाओ, अगर स्ट्रिंग ख़त्म हो गया है, डेल्टा सिंबल आ गया तो इस ब्रांच पे चले जाओ, ठीक है। तो रीड स्टेट इज़ यूज टू रीड एनी इनपुट लेटर और अ डेल्टा सिंबल मीन्स अ स्पेस, अ ब्लैंक सिंबल, and then branch to other states depending upon the letter being read, ठीक है। अब ये अगर एग्जांपल से मैं आपको समझा दूंगा तो इंशाल्लाह ताला बड़ी चीज़ आपको वाज़ेह हो जाएगी इंशाल्लाह ताला। न्यू रिप्रेजेंटेशन ऑफ एबव फाइनाइट ऑटोमेटा, जिसको हमने अपनी रिप्रेजेंटेशन है हमारी ये, बिल्कुल अभी तक हम PDA की तरफ नहीं गए हैं। आपको ऑफ कोर्स एक स्टार्ट स्टेट चाहिए, आपको पता है, और जो ओरिजिनल स्टार्ट स्टेट है वहाँ तक ये एक एम्प्टी एज के ज़रिए जुड़ा होता है, जिसके ऊपर हम एम्प्टी का सिंबल लेबल नहीं करते हैं, ठीक है। असल स्टेट अब ये वाली जो माइनस स्टेट है जो कुछ रीड कर रही है, ये हम यहाँ पे लगा रहे हैं कि यहाँ पे कुछ रीड हो रहा है। स्टार्ट होने के बाद यहाँ पे अब कुछ रीड होगा हमारे पास। अब रीड हम क्या कर सकते हैं, A भी रीड कर सकते हैं, B भी रीड कर सकते हैं। तो अगर हम B रीड करते हैं तो हमें पता है B एक लूप है, तो लूप के ज़रिए वो वहीं पे वापस आएगा, दोबारा से कुछ रीड करना चाहेगा, ठीक है। और अगर A है तो ये एक नई स्टेट की तरफ जा रहा है, उस नई स्टेट के अंदर की भी कुछ रीड ही हो रहा है। स्टेट का मतलब यू हैव टू रीड समथिंग आफ्टर रीचिंग द स्टेट, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखें A का लूप है, तो पहले B को चेक कर लेते हैं कि B अगर रीड करेंगे इस वाली स्टेट से तो वो वापस इस वाली स्टेट पे जाएगा, माइनस वाली। तो माइनस वाली स्टेट हमारे पास ये है, तो अगर B आएगा तो ये वापस उधर जाएगा कि भाई अभी कुछ और यहाँ से रीड करो
बी या ए, बी है तो फिर यहीं रहेगा, ए है तो वापस इस पे आएगा। और अगर यहाँ पे हमारे पास ए है तो हमें पता है कि दैट्स अ लूप। लेकिन यहाँ पे चूँकि आने के बाद जब भी हम यहाँ पे पहुँच जाएंगे, आपका हो सकता है आपका स्ट्रिंग ख़त्म हो गया हो, तो आपको एक्सेप्ट करना है ना असल में यहाँ पे। तो स्ट्रिंग ख़त्म होने की अलामत क्या है कि आप डेल्टा रीड करते हैं। तो जैसे ही डेल्टा रीड करेंगे, यहाँ पे पहुँचने के बाद कुछ और बी ए रीड करें या नहीं करें, स्ट्रिंग अगर एंड हो गया, स्ट्रिंग एंड नहीं हुआ तो वो बी और एस को रीड करेगा जब तक लास्ट हमारे पास कोई डेल्टा रीड ना हो जाए। तो आप जब भी इस स्टेट पे हैं और डेल्टा रीड कर रहे हैं, आप एक्सेप्ट कर देंगे। अच्छा, व्हाट इफ़ अगर यहाँ पे आप डेल्टा रीड करें, देखें हो सकता है जैसे ही आपने स्टार्ट किया आपने डेल्टा रीड किया, यानी स्ट्रिंग नल स्ट्रिंग था, एम्प्टी था, तो देखें उस सूरत में आपको रिजेक्ट करना है स्ट्रिंग, क्योंकि ये नल स्ट्रिंग को एक्सेप्ट नहीं करता है। ठीक है, आपको उसको रिजेक्ट करना है। ठीक है ना, उम्मीद है थोड़ा बहुत आइडिया हो गया होगा। ये बिल्कुल आसान है। अगर आपको एफएस आते हैं तो एफएस से आप कन्वर्जन आसान है। देखें स्टार्ट स्टेट तो अलग से आप लिखेंगे, ठीक है, बाकी जितनी भी स्टेट है हर एक के लिए एक रीड स्टेट लगा देंगे, एरोज वैसे ही लगेंगे। ठीक है, मसला एक सिर्फ डेल्टा का है। ठीक है, यहाँ पे आपको जहाँ पे कोई चीज़ एक्सेप्ट नहीं होनी चाहिए वहाँ आप रिजेक्ट स्टेट लगा देंगे, और जहाँ एक्सेप्ट होनी चाहिए वहाँ से भी डेल्टा के साथ आप उसको एक्सेप्ट स्टेट की तरफ ले जाएंगे इससे। ठीक है, तो ये ऐसे ही है जैसे असल में आपने माइनस स्टेट किसी और को करार दे दिया और आप यहाँ पे एमटीएच के ज़रिए चले गए, और यहाँ पे जाने के बाद आप एमटीएच के बाद किसी असली जो प्लस स्टेट है वहाँ की तरफ चले गए, और इसको प्लस माइनस आपने ख़त्म कर दिया। ठीक है, तो टोटल 4 स्टेट्स हो गई आपके पास। ठीक है, 1 2 3 4, तो 1 2 3 4 रिजेक्ट स्टेट एक अलग स्टेट है, वो तो होती भी ऑप्शनल है, ज़रूरी भी नहीं है, लेकिन शुरू में समझने के लिए हम स्टूडेंट को कहते हैं कि वो लगाएं। उसकी वजह यह है कि यहाँ पे तो डेड एंड स्टेट की ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि एजेस के लेवल सिर्फ ए या बी हो सकते हैं। यहाँ पे एज का लेवल चूँकि डेल्टा भी हो सकता है, इस वजह से हमें एक और डेड एंड स्टेट की यहाँ ज़रूरत पड़ती है। ठीक है ना, तो सिर्फ ये इसी मकसद के लिए, और यहाँ भी एम्प्टी रीड करके यानी डेल्टा के ज़रिए आप यहाँ पे पहुँच सकते हैं। तो बिल्कुल एक ही चीज़ है, इतना कोई बड़ा इशू नहीं है, यहाँ तक तो कोई इशू नहीं है। ठीक है इसका। अच्छा, अब एक एग्जांपल आप लोग खुद कर लें, लेकिन उससे पहले याद रखें ये पीडीएस नहीं है, इसको हम एक खुद से नाम दे देते हैं, इट्स अ डीएसक्यू ऑटोमेटा। ठीक है, एक नया ऑटोमेटा हमने बनाया, एफए की एक नई रिप्रेजेंटेशन, जिसके अंदर हर स्टेट को हम डायमंड सिंबल से शो करते हैं। एजेस वैसे ही होते हैं, बस एक डेल्टा का इजाफा है, और माइनस प्लस स्टेट्स को हम स्टार्ट और एक्सेप्ट स्टेट, और ट्रैप या डेड एंड स्टेट को हम रिजेक्ट स्टेट के तौर पे हमने एक नया नाम दिया है। बाकी सेम वही चीज़ है, ज़र्रा बराबर इसमें कोई फ़र्क नहीं है। तो ये हमने अपने एफएस ही को रिप्रेजेंट करने की एक नई फॉर्म बनाई है, जिसको हमने डीएसक्यू ऑटोमेटा कहा है। तो अगर आपको डीएसक्यू ऑटोमेटा का पता है तो इसको आप बना दीजिए। ठीक है, कन्वर्ट द फॉलोइंग एफए इनटू डीएसक्यू ऑटोमेटा मॉडल, मेक एटलीस्ट 2 मशीन्स, एक मशीन तो मैं बना दूंगा। ठीक है, और दूसरी आप लोग खुद बना लीजिएगा, लेक्चर के एंड में आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि दूसरी किस तरह बनेगी। ठीक है ना, इतना बड़ा कोई इसमें मसला नहीं है। तो 1 दैट विल रीड ऑल इनपुट लेटर्स एंड द 1 दैट डजंट, ठीक है, वो आप खुद ही कर लीजिएगा। अच्छा, आल्सो इंक्लूड द रिजेक्ट स्टेट ऑल्दो इट्स ऑप्शनल। मैंने पहले बात की रिजेक्ट स्टेट ज़रूरी नहीं होती है, ऑप्शनल होती है, लेकिन आप चाहें तो इसको इंक्लूड कर सकते हैं, और अभी हम चाह रहे हैं कि हम इसको इंक्लूड करें। ठीक है, अच्छा जी, तो इसको ड्रा करना शुरू करते हैं। पहले तो आपको देखो, आपको एक स्टार्ट स्टेट चाहिए, यू नीड अ स्टार्ट स्टेट, जैसे आप शुरू करेंगे। ठीक है, उसके बाद जो माइनस स्टेट है आपकी, ये आपकी असल में पहली रीड स्टेट है। अब आप शुरू में क्या क्या रीड कर सकते हैं? देखिए, अगर तो आप रीड कर रहे हैं बी, तो इट इज़ अ लूप, आप दोबारा उसी स्टेट पे आ रहे हैं, इट्स वेरी सिंपल। अगर आप ए रीड कर रहे हैं तो आप कहाँ जा रहे हैं? अगली रीड स्टेटमेंट की अगली स्टेट की तरफ, यहाँ पे जिसको आपने रीड का नाम दिया। लेकिन अगर आप शुरू ही में एम्प्टी को एक्सेप्ट कर रहे हैं तो यू हैव टू रिजेक्ट इट, बिकॉज दिस एफ ए डजंट एक्सेप्ट द एम्प्टी स्ट्रिंग। ठीक है, तो चूंकि यहाँ पे एम्प्टी एजेस नहीं होते, तो यहाँ हमें एक अलग से रिजेक्ट स्टेट के तौर पे लगाना पड़ता है। इसको नहीं भी लगाएंगे तो मसला नहीं है, जब कोई एज नहीं मिलेगा तो इनपुट वैसे ही क्रैश हो जाएगा और स्ट्रिंग एक्सेप्ट नहीं होगा, दैट विल बी कंसिडर्ड एज रिजेक्ट। ठीक है ना, तो रिजेक्ट स्टेट के अंदर पहुँचना ज़रूरी नहीं है इस फॉर्म के अंदर, डीएसक्यू ऑटोमेटा वाली फॉर्म के अंदर।
अच्छा, अब हम यहाँ पे आ जाते हैं इस स्टेट के ऊपर। ए रीड करेंगे तो हम आगे जाएंगे, बी रीड करेंगे तो हम वापस इसकी तरफ आएंगे। तो अगर हम और अगर यहाँ भी, चूँकि ये भी फाइनल स्टेट नहीं है, यहाँ भी अगर हम स्ट्रिंग ख़त्म हो जाता है हमारा तो हम रिजेक्ट स्टेट की तरफ जाएंगे। अगर हमने बी रीड किया तो हम वापस जाएंगे, ए रीड किया तो हम आगे जाएंगे। अगली जो स्टेट है हमारे पास रीड, ये चूँकि हमारे पास प्लस स्टेट है तो यहाँ से एम्प्टी रीड करके आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। यानी स्ट्रिंग अगर ख़त्म हो गया है यहाँ पे तो वेल एंड गुड, और अगर स्ट्रिंग ख़त्म नहीं हुआ है तो आप ए और बी को बारी बारी रीड करते जाएं। जब पूरी तरह रीड कर लेंगे तो तब आप आखिर में आपके पास रीड करने के लिए एम्प्टी बचेगा। तो इट इज़ंट अ प्रॉब्लम, इनफैक्ट कोई प्रॉब्लम नहीं है ये, ठीक है ना। आसान सी मिसाल है बिल्कुल। और आपको क्वेश्चन के अंदर ये कहा गया था कि आप एक ऐसा 2 पीडीएफ बनाएंगे कम से कम। एक वो जिसके अंदर सारे लेटर रीड करना ज़रूरी हैं, दूसरा एक रीड करना ज़रूरी नहीं है। तो ये पॉइंट मैं आखिर में आपको क्लियर करूँगा, जिसके बाद ये कोई मसला नहीं है, सिर्फ ये वाला पोर्शन आपको उड़ाना है इतना सा, ठीक है। तो वो आपको कैसे उड़ाना है तो वो आपको पता चल जाएगा इंशाल्लाह। ये सारा नहीं उड़ाना, इसमें ये एजेस, ये 2 एजेस उड़ाने हैं बस, ठीक है ना। तो वो आपको इंशाल्लाह आइडिया हो जाएगा आगे चल के, ठीक है ना। अच्छा, अब एक और इसकी टास्क कर लेते हैं। और टास्क जब मैं करवा रहा होता हूँ तो मैं ये उम्मीद कर रहा होता हूँ, और ये मैं बार बार बोलता हूँ और बार बार एक चीज़ को कहना अच्छा नहीं होता, लेकिन सिर्फ आप लोगों के फ़ायदे के लिए, कि टास्क खुद करें। एग्जाम्पल चूँकि मैं करवाने के बगैर टास्क नहीं करवाता हूँ, तो मैंने पहले एग्जाम्पल करवाई है, उसके बाद पहले टास्क करवाई है, और फिर ये दूसरी टास्क करवा रहा हूँ। तो आई एक्सपेक्ट एंड आई होप कि आप लोग खुद से सॉल्व करने के बाद अपना आंसर चेक करते हैं। इसको ज़हन में रखिएगा, इसमें सरासर आप लोगों का फ़ायदा है, ठीक है। तो लेट्स मूव ऑन, ठीक है। इसका सोल्यूशन देखते हैं। पहले आपको स्टार्ट स्टेट चाहिए, वेरी सिंपल स्टेप, पहला स्टेप। और उसके बाद आपको आपकी रीड स्टेटमेंट चाहिए जो आपकी पहली स्टेट को डिनोट करती है, ठीक है। अब देखिए, यही स्टेट आपकी फाइनल स्टेट भी है, तो इसका मतलब अगर आपके पास स्ट्रिंग यहीं पे ख़त्म हो जाता है, यानी नल स्ट्रिंग रीड करते हैं, तो एम्प्टी एक्सेप्ट होना चाहिए, ठीक है। तो ये तो बड़ी सिंपल सी कंडीशन थी, ठीक है। और अगर आप ए रीड करते हैं तो आपको एक नई स्टेट की तरफ जाना चाहिए। बी रीड करते हैं तो आपको यहाँ ये ए वाले ये के लिए है, ये बी के लिए है, ठीक है। उसी तरतीब से बनाइए। 1 2 3 4 स्टेट है, तो यहाँ भी 1 2 3 4 स्टेट्स ही बनाऊँगा, एक्सेप्ट, स्टार्ट और रिजेक्ट के अलावा, ठीक है ना। अच्छा, और अब अगर हम देखें तो इस रीड स्टेटमेंट, स्टेटमेंट बार बार कह रहा हूँ मैं, रीड स्टेट से अगर मैं ए रीड करता हूँ तो मैं वापस आता हूँ, ठीक है, जैसे यहाँ पे है। और अगर बी रीड करता हूँ तो मैं आगे जाता हूँ, ठीक है। फिर यहाँ पे अगर मैं ए रीड करता हूँ तो यहाँ आता हूँ, बी रीड करता हूँ तो मुझे वापस जाना है, ठीक है। यहाँ पे अगर मैं ए रीड करता हूँ तो मैं यहाँ पे वापस जाऊँगा, अगर बी रीड करता हूँ तो मुझे यहाँ पे जाना है। और चूँकि क्वेश्चन में हमें नहीं कहा गया था कि रिजेक्ट स्टेट बनानी है, तो हमने बनाई भी नहीं, ठीक है। अगर आप चाहें तो यहाँ पे एक रिजेक्ट स्टेट बना सकते हैं, जिसमें पहले के अलावा बाकी सबसे एजेस जाएंगे, ठीक है, और उन पे डेल्टा होगा, क्योंकि वहाँ पे स्ट्रिंग ख़त्म नहीं हो सकता। पहले में स्ट्रिंग ख़त्म हो सकता है तो वो एक्सेप्ट की तरफ जा रहा है। तो इट इज़ वेरी सिंपल, ठीक है ना। तो रिजेक्ट स्टेट को हम फ़िलहाल छोड़ रहे हैं, ठीक है। इंक्लूड करें ना करें हमारी मर्ज़ी, आसान है। अच्छा, एक और एग्जांपल कर लीजिए, ठीक है। उम्मीद है ये वाला क्वेश्चन आप लोगों ने ठीक किया होगा, ठीक है ना। बड़ा आसान सा है और बड़ी खूबसूरत सी फ्लो चार्ट लगते हैं ये, तो कोई इतना मुश्किल नहीं है। जिसने फ्लो चार्ट्स पे पहले काम किया है उसके लिए तो ये बिल्कुल बच्चों का खेल है। पीडीएस नहीं, हाँ, ये हमारा डीएसक्यू ऑटोमेटा है। करें जी, टास्क नंबर 3 भी करें, ठीक है। कन्वर्ट द फॉलोइंग एफए इनटू डीएसक्यू ऑटोमेटा मॉडल, ठीक है। तो इसके अंदर भी बिल्कुल सेम वही प्रोसीजर रहेगा। प्लस स्टेट माइनस स्टेट है, तो इसका मतलब हम शुरू ही में एम्प्टी भी एक्सेप्ट कर सकते हैं। आप ए रीड करके और बी रीड करके नई स्टेट्स पे पहुंच सकते हैं। फिर वहाँ से आप ए रीड कर चूँकि ये वाली स्टेट भी हमारे पास प्लस स्टेट है, तो यहाँ से भी एम्प्टी रीड करके आप इसी एक्सेप्ट पे पहुँच सकते हैं। तो एक्सेप्ट आप मल्टीपल एक्सेप्ट स्टेट्स भी बना सकते हैं। यहाँ पे एक्सेप्ट बना लिया, इसके लिए अलग एक्सेप्ट बना लिया, इसका डेल्टा एच वहाँ पे मोड़ दिया, तो कोई इशू नहीं है इसमें, ठीक है ना। और अगर ए हो तो यहाँ पे लूप है, बी हो तो वहाँ पे जा रहा है, ठीक है, कोई इशू नहीं है। वहाँ से अगर हम देखें तो ए लूप है, बी हो तो नई स्टेट पे जा रहा है, यहाँ पे ए का लूप है और बी हो तो इस स्टेट पे आ रहा है। तो इट इज़ वेरी सिंपल, ठीक है ना, बहुत आसान है, बहुत इजी।
ठीक है, बिल्कुल बच्चों का खेल है। अगर आपने इतना ऑटोमेटा पढ़ लिया अल्हम्दुलिल्लाह, तो ये चीज़ इतना, ये कन्वर्जन आपको कुछ नहीं कहेगी। और ये असल में कंस्ट्रक्टिव एल्गोरिथम भी है जो हमने आपको बता दिया, और यही कंस्ट्रक्टिव एल्गोरिथम जो अभी हमने कंस्ट्रक्ट करके दिखा दिया है, यही प्रूफ है इस थ्योरम का, थ्योरम नंबर 26 का, कि फॉर एवरी रेगुलर लैंग्वेज, क्योंकि हमने पीछे सिर्फ रेगुलर लैंग्वेजेस की बात की, कोई एफएस बना के उसको कन्वर्ट किया, तो देयर इज सम पीडीए दैट एक्सेप्ट स्टेट्स। वो कैसे होगा ये आपको पता है रूल्स का, कि हर प्लस स्टेट से एक्सेप्ट स्टेट बनेगी डेल्टा एच के साथ, माइनस स्टेट से पहले स्टार्ट स्टेट लगेगी, एजेस उसी तरह रहेंगे, गोल सर्कल्स को हम डायमंड सिंबल में चेंज कर देंगे और नथिंग एल्स, कुछ भी चेंज नहीं है। ठीक है, तो यही उसका एल्गोरिथम है। ठीक है, अब आपको बताते चलें कि ये जो DSU ऑटोमेटा आपने बनाया है, तो असल में आपने PDS की बेसिक पढ़ ली है, लेकिन उसमें पुश डाउन ऑटोमेटा में, ऑटोमेटा तो आपने बना लिया एक नए अंदाज से, लेकिन पुश डाउन का फीचर अभी तक इसमें नहीं है। ठीक है, तो आपने सिर्फ पुश डाउन का फीचर इसमें ऐड करना है, इट विल बिकम पुश डाउन ऑटोमेटा। तो DSU ऑटोमेटा को अब हम कन्वर्ट करने जा रहे हैं PDS में, पुश डाउन ऑटोमेटा में। उसमें पुश डाउन का फीचर, असल में ये भी पुश डाउन ऑटोमेटा ही है, बट विदाउट अ स्टैक। अब हमें स्टैक की ज़रूरत क्यों है, अभी हम देखते हैं। अच्छा, पहले तो हम अपने उसी फंडामेंटल क्वेश्चन की तरफ वापस आते हैं कि वाई वी कुडंट बिल्ड एन FA फॉर द नॉन रेगुलर लैंग्वेज ANBN। हम इसका FA क्यों नहीं बना सकते थे? उसकी वजह ये थी कि हम ये रिकॉर्ड नहीं रख सकते थे कि एज कितने आए हैं तो उतनी दफ़ा ही बीज हों। काउंटिंग हम वहाँ पे इस तरह से नहीं कर सकते। ठीक है, इट इज़ बिकॉज वी कैन नॉट रेफर टू द नंबर ऑफ एज रेड बिफोर वी एनकाउंटर द फर्स्ट बी, so we can have the same number of B's as there was of A. So conclusion, it is necessary to know the number of A's read so that we can match it with the number of B's read afterwards. So it means you need some type of memory. You need to record the number of A's. What is the solution? Stack. Push down stack. ठीक है, इसीलिए इसको PDS भी कहते हैं। ठीक है, तो it is just in fact an FA। एक FA के अंदर अगर आप मेमोरी लगा दें तो वो PDA बन जाता है। बस आपने FS के सिंबल्स को बदल दिया, चीज़ वही है। सिर्फ एक स्टैक को इंट्रोड्यूस करने से आपका वही FA, DFA जिसको हम कह रहे हैं, वो PDA बन रहा है, क्योंकि उसकी फंक्शनैलिटी बढ़ गई। अब वो चीज़ें रिकॉर्ड कर सकता है, उस मेमोरी को यूटिलाइज कर सकता है। अब ये डिज़ाइनर की इंटेलिजेंस है कि वो इस मेमोरी को किस तरीके से यूटिलाइज करता है अपने प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए। ठीक है ना, अब ये सारा बोझ आ जाएगा आप लोगों के ऊपर, डिज़ाइनर के ऊपर, क्योंकि आप लोग मशीन डिज़ाइन करते हैं। ठीक है, तो अब इम्तिहान आप लोगों का है, टूल्स आपको सिखाना हमारा काम है, यूटिलाइज करना आप लोगों का काम है। ठीक है, तो आ जाते हैं जी। अ पुश डाउन स्टैक इज़ अ प्लेस वेयर इनपुट लेटर्स और एनी अदर इंफॉर्मेशन कैन बी स्टोर्ड until we want to refer to them again। अच्छा, इनिशियली स्टैक भी इनपुट टैग की तरह बिल्कुल एम्प्टी डेल्टा सिंबल्स से भरा होता है। ठीक है, और इनफाइनाइट होता है डाउनवर्ड्स। पुश ऑपरेशन, और आपको पता है स्टैक के दो ऑपरेशन है, पुश एंड पॉप। पुश ऑपरेशन इज यूज टू ऐड न्यू सिंबल्स टू द टॉप ऑफ द स्टैक। जब आप स्टैक के टॉप पे कोई चीज़ पुश करेंगे तो जाहिर बात है बाकी सारी चीज़ें पुश डाउन हो जाएंगी, जिस तरह का मॉडल है हमारे पास। ठीक है, और पॉप ऑपरेशन इट टेक्स द लेटर एट द टॉप ऑफ द स्टैक आउट ऑफ द स्टैक। ठीक है ना, और उसको रीड करके आउट कर देता है। तो ये ऑपरेशन आपने पहले पढ़े होंगे। अब स्टैक आपको पता लास्ट इन फर्स्ट आउट स्ट्रक्चर होता है। तो इस डायग्राम के मुताबिक आपने पहले A को पुश किया था, फिर B को, फिर C को, फिर D को, और सबसे रिसेंटली आपने B को पुश किया है। और इसी को वर्टिकल फॉर्म के बजाय आपको अगर आसान लगे तो आप उसको हॉरिजॉन्टल फॉर्म में भी शो कर सकते हैं। दिस भी इंक्लूड्स टॉप ऑफ द स्टैक, टॉप लेफ्ट, सॉरी एक्सट्रीम लेफ्ट पे या बिल्कुल टॉप पे आपका टॉप ऑफ द स्टैक होगा। तो फॉर द सेक ऑफ ईजीनेस वी मे डिस्प्ले द कंटेंट्स ऑफ द स्टैक हॉरिजॉन्टली। ये आपकी मर्जी, आपको जिस तरह से आसान लग रहा हो। ठीक है, अब स्टैक्स के दो ऑपरेशन है, पॉप, पुश और पॉप। तो पुश और पॉप के लिए भी आपको ऑफ कोर्स सिंबल्स तो चाहिए। ठीक है, अब देखिए पुश एक सिंपल प्रोसेस है, एक चीज़ को पुश कर दिया स्टैक के ऊपर, इट रिक्वायर्स नथिंग मोर। और पॉप असल में एक चीज़ स्टैक के टॉप को रीड किया जा रहा है, तो जो रीड का सिंबल था वही पॉप का सिंबल होगा, और पुश का सिंबल सिंपली एक प्रोसेसिंग बॉक्स होगा जैसे फ्लोर चार्ट के अंदर होता है। इट सिंपली पुशेस A टू द टॉप ऑफ द स्टैक, नथिंग मोर। पॉप ऑपरेशन चूँकि टॉप को रीड कर रहा है और उसको रिमूव भी कर रहा है,
ठीक है। तो इस वजह से इसको हमने उसी सिंबल से यूज़ किया जो सिर्फ दरम्यान में पॉप लिखा है ये रीड सिम है, ये रीड वाला सिंबल ही, क्योंकि ये भी असल में रीड ही कर रहा है, रीड करके रिमूव कर रहा है। तो रीड वाला सिंबल भी यही करता है कि इनपुट टैप से करंट सिंबल को रीड करके रिमूव कर देता है। पॉप भी यही काम कर रहा है कि स्टैक के टॉप से सिंबल को रीड करके रिमूव कर देता है, या रिमूव करके रीड कर देता है, जो भी आप समझ लें, ठीक है ना। ए बी और इस तरह इसके भी, जिस तरह रीड के मुख्तलिफ आउट गोइंग एजेस हो सकते हैं, इसके भी हो सकते हैं। पुश का क्या होगा कि अगर कहीं से इसको पुश अगर किसी बेस पे ये पुश हो रहा है तो ये सिंपल पुश करके आगे मूव फॉरवर्ड करेगा, और इसका कोई ऐसा काम नहीं है, ठीक है ना। तो अब हम जब ये दो चीज़ें इंक्लूड कर रहे हैं तो इट इज़ नाउ अ प्योर पुश डाउन ऑटोमेटा। पहले भी PDA ही था, लेकिन विदाउट अ स्टैक, विदाउट अ मेमोरी फीचर, ठीक है। इनपुट मेमोरी तो थी, लेकिन स्टैक मेमोरी नहीं थी, वर्किंग मेमोरी नहीं थी हमारे पास, ठीक है ना। और उस वर्किंग मेमोरी के बगैर भी वो है तो PDA का मॉडल ही, ठीक है। लेकिन कंप्लीटनेस उसमें तब आएगी जब आप उसके अंदर कोई स्टैक इंक्लूड करते हैं। बहरहाल उसके बगैर भी उस तरह की शेप्स का अगर कोई मॉडल बना होगा तो उसको PDS ही कहेंगे, ठीक है। तो ये एक एग्जांपल है आपके पास, दिस इज़ द PDA फॉर A and B N, ठीक है। आपके पास FA तो नहीं बन सकता था इसका, लेकिन आपके पास देखें PDA बन गया A पावर N B पावर N का, ठीक है। तो अब ये काम कैसे कर रहा है, इसकी वर्किंग कैसे है, ये मैं आपको समझाता हूँ। पहले तो देखिए आपने ये करना है कि आपको इसकी वर्किंग समझना, जब उसकी वर्किंग समझ जाएंगे तो ये चीज़ आपके सामने बिल्कुल आसान हो जाएगी इंशाल्लाह ताला। एक और काम करेंगे, जितनी रिजेक्ट स्टेट बनी है ना, फ़िलहाल इसको कोई तवज्जो ना दें, ठीक है। इसको कोई तवज्जो ना दें फ़िलहाल, आप समझे सिर्फ एक एक्सेप्ट स्टेट ही है। समझ जाएंगे तो उसके बाद फिर जितनी मर्जी रिजेक्ट स्टेट ऐड कर लें। अब देखें हमारा वर्किंग ये होगी कि जितने एज हैं उतने बीज होने चाहिए। तो जितने एज हैं, आप शुरू में जितने एज रीड करेंगे उतने एज ही स्टैक में पुट करते जाएं। सपोज़ आपने 5 एज को स्टैक पर पुट किया हुआ है, पुश किया हुआ है 5 एज। अब आप जब, तो आपका वर्ड क्या है, A5 B5 जो इस लैंग्वेज के अंदर है, यानी 5 एज और 5 बीज, ठीक है। आपने उसको एक्सेप्ट करवाना है इसके ज़रिए, देखना है कि ये दावा है कि ये A and B N के लिए PDA है, तो हम देखते हैं वाकई है कि नहीं। तो देखें आपने 5 एज को रीड किया, 5 एज पुश कर दिए, जैसे ही पहला B आएगा अब आप देखना शुरू कर दें, पहला B आया, पहला A पॉप करें, अगला B आया, अगला A पॉप करें, उस तीसरा B आया, तीसरा A पॉप करें, चौथा B आया, चौथा A पॉप करें, 5वां A आया, 5वां B पॉप करें। जब इनपुट ख़त्म हो जाएगा आखिर में रह जाएगा डेल्टा, जब स्टैक भी एम्प्टी हो जाएगा तो आखिर में रह जाएगा डेल्टा। जब इनपुट भी डेल्टा है और स्टैक पे भी डेल्टा है, तो इसका मतलब कि जितने एज थे उतने ही बीज, जितने एज पहले थे हमने इसमें पुट किए, फिर इसी के मुताबिक हम चेक करते रहे। 5 एज से 5 ए स्टैक पे लोड कर दिए। अब आगे चेक किए 5 ही बीज हैं कि नहीं, अगर तो 5 और हर बी हर ए को पॉप कर रहा है, तो 5 बीज के बाद 5 ए ख़त्म हो जाने चाहिए, ठीक है। आखिर में इधर भी एम्प्टी बचना चाहिए, इधर भी एम्प्टी बचना चाहिए। तो इफ़ दिस इज़ द केस तो ये एक्सेप्ट करेगा कि जो रीड कर रहे हैं वो भी एम्प्टी है और जो पॉप कर रहे हैं वो भी एम्प्टी है। हाँ, अगर आपने मिसाल के तौर पे ए ज़्यादा पुश कर दिए थे, मीन्स A6 थे हमारे पास और B5 थे, तो इसका मतलब कोई ना कोई ए खाली रह जाएगा। तो जब स्ट्रिंग ख़त्म होगा तो एक ए एक्स्ट्रा में पड़ा होगा, तो उस सूरत में ये रिजेक्ट हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह अगर हमारे पास ए कम थे और बी ज़्यादा थे तो हमारे पास रीड करने के लिए अब भी बी होगा, लेकिन पॉप एम्प्टी हो रहा होगा क्योंकि एज तो पहले ही ख़त्म हो गए होंगे, तो तब भी ये रिजेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। और अगर ए 20 के बाद हम दोबारा से कोई ए रीड कर रहे हैं, A5 B4 फिर ए, तो दोबारा एक दफ़ा ए रीड हो जाने के बाद जब एक दफ़ा बी आ गया तो दोबारा कोई ए रीड नहीं होगा। अगर ए रीड हो रहा है तो वो भी रिजेक्ट हो जाएगा। अब आपको थोड़ी सी वर्किंग समझ में आ रही होगी, ठीक है। अगर तो पहला स्टेप ये है कि जितने एज आपने रीड किए हैं उतने ही एज पुश कर दें। तो स्टार्ट करते हैं, ए रीड करेंगे ए, उसको पुश करेंगे 2 3 4 5, ठीक है। उसके बाद जैसे ही पहला बी आएगा तो अब देखें एक एक ए पॉप करते जाएं। बी आया, ए पॉप किया, बी आया, ए पॉप किया, बी आया, एक पॉप किया, 5 हो गए।
उसके बाद अगर एम्प्टी रीड हो रहा है, स्ट्रिंग ख़त्म हो गया है और पॉप भी एम्प्टी है तो एक्सेप्ट करेगा। इसके अलावा जो भी पॉसिबिलिटीज़ हैं सबको वो रिजेक्ट कर रहा है। आप इसको एक दफ़ा गो थ्रू हो जाएं, बड़ी इजी एग्जांपल है इसकी, ठीक है ना। ये मैं आपको सिमुलेट करके बता देता हूँ। तो टास्क नंबर 4 मैंने वैसे तो ये A5 B5 भी सिमुलेट कर दिया है, लेकिन थोड़ा ज़्यादा अच्छे अंदाज में ताकि आपको वर्किंग समझ में आ जाए। तो टास्क नंबर 4 है शो दैट द इनपुट स्ट्रिंग A3 B3 और इन अदर वर्ड्स A B B B इज़ एक्सेप्टेड बाय द फॉलोइंग मशीन। तो हम उसको देखते हैं। अब आपके पास स्टैक इनिशियली एम्प्टी है और आपके पास ये है इनपुट टेप, ठीक है। इनपुट टेप में अब सबसे पहले आप करैक्टर रीड कर रहे हैं ए। तो जब आप ए करैक्टर रीड कर रहे हैं तो स्टार्ट, आपने पहला करैक्टर रीड किया और जैसे ही रीड किया तो आपको क्या करना पड़ रहा है, पुश करना पड़ रहा है ए। तो आपने देखें स्टैक पे ए पुश कर दिया। अब दोबारा से रीड स्टेट पे गए आप, तो एक करैक्टर जब रीड हो गया तो अगली दफ़ा हम उसको, हमने कहा था रिमूव कर देंगे, इसलिए हमने इसको रिमूव कर दिया। तो अगला ए रीड किया है तो एक और ए पुश कर देंगे। यहाँ पे देखें दूसरा ए मौजूद है, ये ख़त्म हो जाएगा। जब तीसरा ए रीड करेंगे तो तीसरा ए पुश करेंगे, 3 ए पुश हो गए यहाँ पे। अब देखें जो अगला करैक्टर रीड होने वाला है वो है बी, और बी को रीड करने के बाद हम पॉप कर रहे हैं ए को, तो पहला ए रिमूव हो जाएगा। हम यहाँ पे आ गए, ठीक है। और जब रीड कर लिया है तो ये बी भी रिमूव होना चाहिए अगले स्टेप में। अगला बी जब हम रीड करेंगे तो फिर हम देखेंगे पॉप क्या होना चाहिए। पॉप हमारे पास ए हो रहा है तो हम दोबारा से यहाँ पे पहुँच गए हैं, ठीक है। अगला बी अगर हम रिमूव कर रहे हैं लास्ट बी, तो आखिरी वाला ये भी पॉप हो गया है, ठीक है। और हम यहाँ पे मौजूद हैं। अब हमारे पास कुछ भी नहीं है क्योंकि बी रीड कर लिया, इसको हम अब रिमूव कर रहे हैं। अब हमारे पास देखें स्टैक भी एम्प्टी है और इनपुट टेप का जो हेड है वो भी ब्लैंक करैक्टर की तरफ पॉइंट कर रहा है। तो बट वी रीड ए बी और डेल्टा सिंबल, वी रीड डेल्टा सिंबल, और उसके बाद इफ़ वी पॉप द डेल्टा सिंबल इट मीन्स बोथ वर इक्वल, ठीक है। यहाँ पे कोई ए नहीं बचना चाहिए, वहाँ पे कोई एक्स्ट्रा ए नहीं होना चाहिए, दोनों इक्वल होना चाहिए। आप इसको एक्सेप्ट कर लेंगे, ठीक है ना, ये वर्किंग। अच्छा यहाँ पे ये एक चीज़ लिखी हुई है बी, ये बी को पॉप करें। आपने कभी बी को पुश किया था? हमने तो कभी बी को पुश किया ही नहीं है यहाँ पे। तो यहाँ पे अगर आप बी नहीं भी लिखें तो कोई मसला नहीं है, लेकिन चूँकि हम यहाँ पे रिजेक्ट स्टेट रख रहे हैं और एफएज के मॉडल को ही यहाँ पे इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, तो हम एक्सपेक्ट करते हैं कि जितने आउटगोइंग एजेस पॉसिबल होते हैं वो सब के सब हम लिखें। मिसाल के तौर पे एफएस के अंदर ए और बी 2 हैं, तो बी अगर कहीं नहीं जा रहा तो वो डेड एंड स्टेट की तरफ हम उसकी एक डेड एंड स्टेट बना देते हैं, ठीक है। हालांकि वो कभी हमने रीड नहीं करना होता। इसी तरह हम कभी भी पॉप नहीं करेंगे, लेकिन चूँकि पॉसिबिलिटीज़ 3 हैं कि या तो ए रीड ए पॉप हो सकता है या बी पॉप हो सकता है या डेल्टा पॉप हो, इसलिए हमने तीनों मेंशन कर दिए हैं। बट इट डजेंट मेक एनी डिफरेंस अगर आप इसको ना भी शामिल करें। अगर आप सिरे से रिजेक्ट स्टेट को ना भी रखें तो कोई इशू नहीं है, ठीक है ना। इल्ला ये कि आपको फोर्स किया जाए क्वेश्चन के अंदर कि आप ऐसे करें, लेकिन ये कोई इतनी मुश्किल चीज़ नहीं है जिससे कोप करना आपके लिए इतना मुश्किल, ठीक है। तो आखिरकार आपने इसको एक्सेप्ट कर लिया। अब एक प्रैक्टिस क्वेश्चन है आपके लिए। प्रैक्टिस क्वेश्चन का आंसर मैं नहीं बताऊंगा, आप लोग मुझे पर्सनल में मैसेज भी मत कीजिए, आप लोग ग्रुप के ऊपर अपना आंसर शेयर करें, खुद डिस्कशन करें। एक बंदा जो है वो अपना आंसर देता है, अगला बंदा उस पर कमेंट करता है, वो कभी ठीक होता है कभी गलत होता है, तो एक लर्निंग का एनवायरनमेंट बनता है, ठीक है ना। तो चीज़ें आपको समझ में आना शुरू हो जाएंगी। फिर अगर कोई बंदा फंस जाएगा तो मैं हूँ, आई एम ऑलवेज देयर टू हेल्प यू, ठीक है ना। तो व्हाट इज़ द लैंग्वेज रिकॉग्नाइज्ड बाय द फॉलोइंग पीडीए, ये आपको तलाश करनी है। आप इसको देखें, इसका बिहेवियर देखें, ये किस तरह से काम कर रहा है, और फिर आप ये पीडीए जिस लैंग्वेज को रिकॉग्नाइज करता है कि आप लोग खुद से इसको तलाश करें, ठीक है, वो लैंग्वेज क्या है। अच्छा, अब हम आते हैं थोड़ी सी फॉर्मल डेफिनेशन की तरफ पीडीएस की, ठीक है। अभी तक तो हम उसको थोड़ा सा हमने खुद से एक कंस्ट्रक्ट करके देखा कि वो होता क्या है और उसके अंदर क्या फीचर्स हैं, किस तरह से काम आता है। अब उसकी हम फॉर्मल डेफिनेशन देख लेते हैं कि पुश डाउन ऑटोमेटन और पीडीए इज अ कलेक्शन ऑफ 8 थिंग्स। नंबर 1, देयर मस्ट बी एन अल्फ़ाबेट ऑफ इनपुट लेटर्स, ठीक है, एक अल्फ़ाबेट होना चाहिए इनपुट लेटर्स का। नंबर 2, एन इनपुट टेप, एक इनपुट टेप होना चाहिए विच इज इनफाइनाइट इन वन डायरेक्शन। इनिशियली द स्ट्रिंग ऑफ द इनपुट लेटर इज प्लेस्ड ऑन द टेप स्टार्टिंग इन सेल नंबर 1। तो होता क्या है, टेप के सेल्स हैं 1 to infinity। तो आपका वर्ड अगर आपने लिखा है ए बी बी,
तो स्ट्रिंग लेटर नंबर 1 से स्टार्ट कर, यानी एक तरतीब से आप इंटर करेंगे, अपनी मर्ज़ी से किसी भी सेल के अंदर कोई वर्ड नहीं इंटर करेंगे। और ये बड़ी एक ट्राइबल सी बात है, इसको लिख के आप ज़्यादा कंफ्यूज ना होते हैं, ठीक है ना। और एक्सट्रीम राइट पे जैसे स्ट्रिंग ख़त्म हो रहा है तो टेप इज़ ब्लैंक अप टू इन्फिनिटी। नंबर 3, देयर इज़ एन अल्फ़ाबेट। जिस तरह इनपुट अल्फ़ाबेट है, एक करैक्टर सेट है, इसी तरह स्टैक के लेटर्स का भी एक हमारे पास करैक्टर सेट हो सकता है, जिसको आप लैम्डा या किसी भी ग्रीक लेटर से डिनोट कर सकते हैं, ठीक है ना। और वो ज़ाहिरी बात है, जब स्टैक का इनपुट है तो स्टैक भी होना चाहिए हमारे पास, जो कि इनफाइनाइट है इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। इनिशियली स्टैक इज़ एम्प्टी, कंटेन ऑल द ब्लैंक्स और डेल्टा सिंबल। इस तरह आपके पास एक वन स्टार्ट स्टेट होनी चाहिए, दैट इज़ ओनली आउटगोइंग एजेस एंड देयर इज़ नो इनकमिंग एज। इसी तरह आपके पास हार्ड स्टेट्स होनी चाहिए, हार्ड स्टेट वेयर यू कैन स्टॉप वेदर टू एक्सेप्ट इट और रिजेक्ट इट, ठीक है ना। तो इनके सिर्फ इनकमिंग एजेस होते हैं, आउटगोइंग एजेस नहीं होते हैं, ठीक है। ये वही चीज़ें जो आप पहले पढ़ के आए हैं, बस हम फार्मूली एक डेफिनेशन की फॉर्म में लेकर आ रहे हैं। और देयर आर सम नॉन ब्रांचिंग पुश स्टेट्स दैट पुश कैरेक्टर्स ऑन द टॉप ऑफ द स्टैक, एंड देयर आर सम ब्रांचिंग स्टेट्स। ब्रांचिंग स्टेट्स दो तरह की होती हैं, डायमंड सिंबल, या वो रीड या वो पॉप। रीड का काम क्या है कि अभी तक जो लेटर नहीं पढ़ा है द करंट लेटर टू बी रेड, जो कि अभी तक अनयूज लेटर था इनपुट टेप में से, उसको, क्योंकि पहले जो रीड किया था वो तो हो गए डिलीट, अभी तक जो रीड नहीं किया है अनरेड लेटर या अनयूज लेटर, उसको रीड करना, फिर उसको रिमूव करना, ठीक है। और पॉप का मकसद क्या है कि जो स्टैक के टॉप पे है उसको रीड करके फिर उसको रिमूव करना, ठीक है ना। और बाकी जाहिर बात है एजेस होने चाहिए, स्टेट्स आपस में कनेक्टेड होने चाहिए। एजेस असल में हमें बता रहे होते हैं कि वो सारी ट्रांजिशंस क्या हैं। तो इनफैक्ट दैट इज़ पार्ट नंबर 9 ऑफ द डेफिनेशन। लेकिन हम उसको इस मोड के ऊपर इतने लेक्चर्स के बाद इतना बेसिक और फंडामेंटल समझ रहे हैं कि हम उसको भी डेफिनेशन में शामिल नहीं कर रहे हैं। यू वांट टू इंक्लूड, यू कैन डू इट, ठीक है ना। अच्छा, टास्क नंबर 4 डेफिनेशन के बाद अब हम एक बड़ी इंपॉर्टेंट टास्क करने वाले हैं, ठीक है। वो टास्क क्या है कि हम पैलिंड्रोम एक्स के नाम से एक लैंग्वेज के लिए पीडीएफ कंस्ट्रक्ट करना चाह रहे हैं। तो क्वेश्चन को समझना आधा सॉल्यूशन होता है, ये मैं अक्सर बोला करता हूँ और बार बार बोला करता हूँ, और उसकी एक ख़ास वजह, क्योंकि वाकई ऐसा होता है, इट्स अ रियलिटी। अगर आप क्वेश्चन नहीं समझते हैं तो आप हज़ार कोशिश कर रहे हैं, जब आपको क्वेश्चन ही नहीं पता तो आप सोल्यूशन बड़ी इखलास के साथ भी मेहनत कर लेंगे तो काम नहीं बनेगा। मेरे उस्ताद कहा करते थे कि बेटा इखलास के साथ अकल की भी ज़रूरत है। तो आप इखलास से बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आपको क्वेश्चन क्या नहीं पता, ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो ऑफ कोर्स आप गलत डायरेक्शन के अंदर जा रहे हो। और अगर आपको क्वेश्चन की समझ आ गई है तो इसका मतलब आधा क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया है, बाकी आधा अब आपने आधी कोशिश अभी आपने मज़ीद करनी है, ठीक है। तो क्वेश्चन ये है कि पहले आप लैंग्वेज को समझें। लैंग्वेज पैलिंड्रोम एक्स का मतलब ये है कि ऐसे पैलिंड्रोम में क्या होता है, जो चीज़ यहाँ पे आ रही है उसी का रिवर्स उसके बाद भी आ रहा है। तो जो स्ट्रिंग आएगा उसके बाद उसका रिवर्स आएगा, लेकिन ये क्या कह रहा है, उस सब स्ट्रिंग और उसके रिवर्स के दरमियान में एक लेटर एक्स्ट्रा एक्स के नाम से मौजूद रहेगा हमेशा, जो कि उसकी टोटल लेंथ को ऑड बना देगा, ठीक है। एस कैन बी एनी कम्बिनेशन ए प्लस बी होल स्टार, तो कुछ भी हो बाद में उसी का रिवर्स, लेकिन उस सब स्ट्रिंग और उसके रिवर्स के दरमियान में एक्स आना चाहिए। मिसाल के तौर पे ए एक्स ए, बी एक्स बी, ए एक्स ए बी एक्स बी ए बी का अपोजिट यानी रिवर्स बी है और दरमियान में एक्स, और ऑफ कोर्स देयर में बी सिंपली एक्स, क्योंकि स्टार का मतलब है कुछ भी नहीं, कुछ तो अगर यहाँ एम्प्टी हो रहा है तो यहाँ भी एम्प्टी मीन्स ओनली एक्स। तो इस तरह की ये लैंग्वेज जनरेट करेगा, ठीक है ना। तो पहले तो आप देखें कि सपोज़ हमारे पास ये एक इनपुट टेप है जिसके अंदर हमने एक सैम्पल वर्ड लिया, सिर्फ बिहेवियर समझने के लिए, हम इसको पार्स नहीं कर रहे हैं, ठीक है, कि ए बी बी फिर एक्स और फिर ए बी बी का रिवर्स बी बी ए और फिर आखिर में सारे डेल्टा सिंबल्स, ठीक है। तो पैलिंड्रोम एक्स में क्या है देखें, सबसे पहले तो आप ये काम करें कि जो स्ट्रिंग रीड कर रहे हैं आप एक्स तक, सारे के सारे
स्टैक के ऊपर आप लोड कर दें। ठीक है, मैंने रीड किया, मैं ए रीड करूं तो स्टैक पे पुश कर दूंगा ए, बी रीड करूं तो स्टैक पे पुश कर दूंगा बी। ये मैं काम करता जाऊंगा, ये दोनों लूप्स चलते रहेंगे यहाँ तक कि मैं एक्स रीड नहीं कर लेता। अब जब मैं एक्स तक पहुंचा हूं तो स्टैक की पोजीशन क्या है, देखें, मैंने ए पुश किया था, टॉप ऑफ द स्टैक, बी पुश किया, वो ए के ऊपर टॉप हो गया, बी को ए को उसने पुश डाउन कर दिया, दोबारा बी था, उसको भी हमने पुश कर दिया, तो जो पहले बी हो रहे थे ये उनके टॉप पे पुश हो गया, उनको पुश डाउन कर दिया इसने। ठीक है ना, तो अब स्टैक के ऊपर क्या मौजूद है, क्योंकि ये लास्ट इन फर्स्ट आउट है, तो ए बी बी, लेकिन जब आप इससे बाहर निकालेंगे तो दैट विल बी 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 ए। इसका मतलब जो अगला सब स्ट्रिंग है बी बी ए, इसका रिवर्स, आप उसको इससे चेक कर सकते हैं कि दिस बी कोरस्पॉन्ड विद दिस बी कोरस्पॉन्ड विद दिस ए कोरस्पॉन्ड विद दिस, क्योंकि ये ए बी बी रिवर्स में यहाँ पे पुट हुआ है और लास्ट इन फर्स्ट आउट है, तो आपका काम चल जाएगा। एक्स को आपने कहीं पुट नहीं किया। अब आपने करना क्या है कि अगर बी रीड कर रहा हूँ तो स्टैक से पॉप भी बी ही होना चाहिए। अगर स्टैक से ए पॉप हो रहा है तो इसका मतलब दैट विल बी रिजेक्ट, या स्ट्रिंग ख़त्म हो रहा है तो दैट विल बी रिजेक्ट। तो अगर यहाँ पे बी है तो यहाँ पे भी बी होना चाहिए, यहाँ पे ए है तो यहाँ पे भी ए होना चाहिए। ठीक है, इनकी कोरेस्पॉन्डेंस होनी चाहिए। तो अब हम यही काम कर रहे हैं कि अगर ए रीड करें तो पॉप भी ए ही होना चाहिए, अगर ऐसा है तो आप सही जा रहे हैं, और अगर बी रीड करें तो पॉप भी ही होना चाहिए, अगर ऐसा है तो सही जा रहे हैं। एट द एंड जब आप सब रीड कर लेंगे इसी तरतीब से, देखें अगर इस तरतीब से नहीं होगा, हमने रिजेक्ट स्टेट इंक्लूड नहीं की है। अगर ए रीड करने के बाद ए पॉप नहीं हो रहा है तो बाकी जो दो पॉसिबिलिटीज़ हैं वो बी और डेल्टा वाली वो ऑटोमेटिकली रिजेक्ट स्टेट में जा रही हैं। हम रिजेक्ट स्टेट को यहाँ इंक्लूड नहीं कर रहे हैं, वो ऑप्शनल है वैसे भी। और अगर आपने बी रीड किया था लेकिन इसके कॉरस्पॉन्डिंग पॉपिंग अल्फ़ाबेट बी नहीं था, ए या डेल्टा था, तो डेट विल ऑटोमेटिकली रिजेक्ट। ठीक है, अब आपने ए बी बी ये सारे काम हो गए, आखिर में रीड करने के बाद स्ट्रिंग भी एम्प्टी हो गया, स्टैक भी एम्प्टी हो गया। तो इफ़ यू रीड एन एम्प्टी स्ट्रिंग, टॉप ऑफ द स्टैक इज एम्प्टी, यू एक्सेप्ट इट। ठीक है, तो क्वेश्चन को समझना आधा सोल्यूशन है, कोई मुश्किल नहीं है ये। ठीक है, अब एक दफ़ा और थोड़ा सा गो थ्रू हो जाएंगे इस लेक्चर से, एक दफ़ा फिर इसको सुन लेंगे, तो मुझे उम्मीद है ये आपको बिल्कुल आसान लगेगा, क्योंकि जितनी अल्हम्दुलिल्लाह हमने मेहनत पीछे कर ली है तो एफएस के अंदर, ट्रांजिशन ग्राफ्स के अंदर, तो अब ये इंशाल्लाह ताला को इतना बड़ा मसला होना नहीं चाहिए। ठीक है ना, बहुत इजी चीज़ है। स्टैक से तो वैसे भी आपकी वाकफियत बहुत पुरानी है। ठीक है ना, अच्छा ये हो गया। और स्टैक आपने मेरे ख्याल में डाटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम्स के अंदर भी पढ़ा होगा, और ज़रूर पढ़ा होगा, ख्याल क्या है, ज़रूर पढ़ा होगा। ठीक है, प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, हमने पैलिंड्रोम एक्स बना दिया, और ये प्रैक्टिस क्वेश्चन मैं सॉल्व किसी वजह से नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, तो अगर मैं किसी वजह से इनको सॉल्व नहीं कर रहा हूँ तो इसका मतलब आई वांट टू टीच यू समथिंग, सम पॉइंट जो आपका आइंदा काम आएगा। ठीक है ना, नहीं तो इनके आंसर लिखने में कितनी देर लगती है। ठीक है, तो एक पीडीए आपने देखिए हमने बना लिया पैलिंड्रोम एक्स के लिए। ठीक है, तो पैलिंड्रोम एक्स भी असल में ऑड लेंथ का ही होता है, पैलिंड्रोम होता है। ठीक है ना, पैलिंड्रोम एक्स असल में ये है। अब देखें ऑड पैलिंड्रोम क्या होता है कि ये एक्स, इस एक्स के बजाय या ए होता है या बी होता है, बस और कुछ नहीं। हाँ, उस लैंग्वेज सेट के अंदर खाली ए या खाली बी भी एक्सेप्ट हो सकते हैं। ठीक है, तो ये है आपके पास कि ए बी ऑड लेंथ हैं, इस तरह 3 की लेंथ के हो सकते हैं, 4 की लेंथ के, 5 की, सॉरी 4 की लेंथ नहीं, 5 की लेंथ के, 7 की लेंथ के। तो जितने भी पैलिंड्रोम्स ऑड लेंथ के हो सकते हैं वो सारे के सारे आप इंक्लूड कर सकते हैं यहाँ पे। ठीक है ना, इट इज़ वेरी इजी। ठीक है ना, आसान है यानी देखने में आसान है, बाकी आप लोग करेंगे तो इंशाल्लाह ताला आपको लग समझ जाएगी। ठीक है ना, और मकसद ये है कि आपको कोई चीज़ सिखाना है तो इसको ज़रूर अटेम्प्ट कीजिएगा। ठीक है ना, अब यहाँ पे एक और चीज़ समझें, हमने पहले एक बात आपको कही थी, मैं थोड़ी सी रिवाइज़ करा रहा हूँ कि इट इज़ नॉट कंपल्सरी टू इंक्लूड अ रिजेक्ट स्टेट। क्यों? क्योंकि ये एक ट्रैप या डेड एंड स्टेट है, और डेड एंड स्टेट में जाने के बाद हम दोबारा कभी उससे एस्केप नहीं कर सकते हैं, तो इसलिए उसको लिखने की ज़रूरत ही नहीं है। अच्छा, अगर कभी हमारे पास एक्सेप्ट स्टेट भी ऐसी हो जो इस फॉर्म में हो कि उसके कोई आउटगोइंग एज उसका ऐसा ना हो जो उसी की तरफ ना लौट रहा हो, मतलब आप वहाँ से एस्केप नहीं कर सकते, किसी और स्टेट पे नहीं जा सकते, तो अब आपको सारे इनपुट लेटर्स को रीड करने की ज़रूरत नहीं है। आपको मैं मिसाल से समझाता हूँ, मिसाल से समझिए।
एक लैंग्वेज है जिसकी रेगुलर एक्सेप्शन दी हुई है ए प्लस बी होल स्टार। तो इसका मतलब एक ए तो कंपलसरी है, उसके बाद कुछ रीड करें ना करें फ़र्क नहीं आता, एक को रीड कर लिया बस, उसके बाद कुछ है नहीं, स्ट्रिंग एक्सेप्ट है। ठीक है, तो देखिए पहले ये देखिए स्टार्ट स्टेट चाहिए आपको। ठीक है, आपने कहा शुरू में पहला लेटर बी एम्प्टी नहीं हो सकता, क्योंकि ना ये बी एक्सेप्ट कर सकता है शुरू में, ना ये नल स्ट्रिंग को एक्सेप्ट कर सकता है, दैट विल बी रिजेक्टेड। ठीक है, अच्छा एक ए रीड कर लिया, उस एक ए को रीड करने के बाद आप चाहें तो एम्प्टी रीड करके एक्सेप्ट कर लें अगर कुछ भी नहीं है तो, और अगर ए और बीज हैं कुछ तो ए और बीज रीड करते जाएं जब तक के एम्प्टी ना हो जाए। जैसे ही आपके एम्प्टी लेटर्स आना शुरू हो जाएंगे, ब्लैंक लेटर, तो आप उसको एक्सेप्ट कर लीजिएगा। बड़े सिंपल साइज़ का वो है, पीडीए है। लेकिन अच्छा एक हमने और चीज़ पढ़ी कि रिजेक्ट स्टेट का बनाना ज़रूरी नहीं है। ठीक है, तो हम इसको ऑफ कोर्स छोड़ सकते हैं। तो बोथ ऑफ दीज, ये और ये दोनों सेम है। तीसरी चीज़ जो मैं आपको यहाँ बताना चाह रहा हूँ, ये वाला पॉइंट लास्ट वाला, इफ़ वी कैन नॉट एस्केप द एक्सेप्ट स्टेट वंस एंटर्ड वी डू नॉट नीड टू रीड ऑल द इनपुट लेटर्स। हमें यहाँ पे देखें, हमें पता है कि एक ए के बाद कुछ भी आ जाए आपने करना एक्सेप्ट ही है, आप रिजेक्ट की तरफ नहीं जा सकते। तो खामखा सारे लेटर्स रीड करने की क्या ज़रूरत है, आप सिंपल इस तरह लिख दो कि स्टार्ट किया, एक ए रीड किया तो बस एक्सेप्ट कर लो, बाकी सब रीड करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। एफएस में ये ठीक नहीं होता, एफएस के अंदर आपको सारा फाइनल स्टेट में पहुंचने के बाद भी हर कैरेक्टर को रीड करना ज़रूरी होता है। पीडीए के अंदर ये ज़रूरी नहीं है। मैं आपको अब यहाँ ये पॉइंट बताना चाह रहा हूँ। ठीक है, तो ये इसका एफ ए था कि माइनस स्टेट है, तो ये आपकी स्टार्टिंग स्टेट है माइनस। यहाँ से आप ए रीड करके प्लस स्टेट की तरफ पहुँच सकते हैं, बिल्कुल पहुँच गया जी। और बी रीड करके डेड एंड स्टेट की तरफ, तो वो इंक्लूड करने की ज़रूरत नहीं थी। जब आप प्लस स्टेट पे पहुँच गए तो देखें, अब आप ए रीड करें या बी रीड करें, आपने हमेशा एक्सेप्ट ही करना है। जब एक्सेप्ट ही करना है तो पीडीए हमें ये फैसिलिटी देता है कि आप सारे रीड ना करो। ठीक है, और अगर आप चाहो तो आप इंक्लूड कर दो इस तरह की कोई स्टेट। ठीक है, तो ये एक थ्योरम भी है इसी नाम से, जो इंशाल्लाह ताला हम उसको देख लेंगे। ठीक है, तो ये एक पॉइंट उम्मीद है आपको क्लियर हो गया होगा, बड़ा आसान सा पॉइंट था। अब आ रहते हैं हम अपनी एक दो टास्क की तरफ, फिर हम अपना लेक्चर एंड कर देंगे। ठीक है, आसान सा टॉपिक था आज के, तो इतना मुश्किल नहीं था, क्योंकि इतनी बेस अल्हम्दुलिल्लाह हमारी मजबूत हो चुकी है अब कि ये चीज़ें अब हमारे लिए इंशाअल्लाह ताला अल्लाह के फजल से इतनी मुश्किल नहीं रही हैं। पहले तो आप ये इतना बड़ा जंबो साइज़ का जो है पीडीए देखें, और इसमें आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, आपका काम क्या देखें, ये टास्क ये है कि शो दैट द फॉलोइंग स्ट्रिंग्स आर एक्सेप्टेड और नॉट। तो वो एक्सेप्ट करेंगे या नहीं करेंगे, ये काम तो आपके लिए मैं नहीं कर सकता भाई, ये खुद ही कर लो। मैं ये गाइड कर दूंगा कि व्हाट इज़ द लैंग्वेज एक्सेप्टेड एंड आई विल गिव यू द CFG। ठीक है, ये आप खुद चेक कर लो। अच्छा मज़े की बात है, जब आप ये खुद चेक कर लोगे ना, तो आपको खुद ही अंदाज़ा हो जाएगा कि ये लैंग्वेज क्या है और इसकी CFG क्या बनेगी। लेकिन फिर भी मैं थोड़ा सा आपको गाइड कर देता हूँ। देखें, स्टार्ट में जब आप जाएंगे तो यू विल रीड एन एम्प्टी, तो एक्सेप्ट हो जाएगा, इसका मतलब नल स्ट्रिंग एक्सेप्ट हो रहा है, पहली बात। अच्छा, अगर आप एक ए रीड किया है तो एक ए को पुश भी करेंगे। अगर आपने दो एज को रीड किए हैं तो दूसरे, यानी जब तक बी नहीं आता पहला, आप जितने भी एज हैं सबको पुश करेंगे। उसके बाद अगर मिसाल के तौर पे 3 एज आपने पुश किए हैं स्टैक पे और 3 ए ही रीड किए हैं, ठीक है, 1 2 3, उसके बाद पहला बी आ गया है, तो सिर्फ पहला बी काफ़ी नहीं है, एक और बी आना चाहिए। और जैसे ही आपने 2 बीस को रीड किया तो एक ए को आप पॉप कर देते हैं। उसके बाद मज़ीद ए तो आ नहीं सकता, ए तो जितने आने थे आ गए। एक बी को दोबारा रीड करें, हमने कहा जी एक बी को और रीड कर लेते हैं, और एक दूसरा बी और रीड करें। तो जैसे ही 2 इकट्ठे बीज आपने रीड किए, आप एक ए को और पॉप कर देंगे। रिजेक्ट स्टेट को छोड़ दें सारी, जहाँ कुछ नहीं होता वो रिजेक्ट होता है, तो ये इतनी रिजेक्ट स्टेट आपको कंफ्यूज करेंगे। ठीक है, अच्छा अब एक ए आपने पॉप करवा लिया, आप यहाँ पे हैं। अब देखें, रीड आपने अगर ए करेंगे रिजेक्ट हो जाएगा, तो हमें पता है यहाँ पे ए तो आ नहीं सकता इनपुट में, तो इनका मतलब आपको इनपुट बी ही रीड करना है। तो अगर आप बी रीड करेंगे तो एक नहीं 2 बी रीड करेंगे,
और जैसे ही 2 बी रीड करेंगे वो एक ए जो बाकी रह गया था उसको भी आपने पॉप कर दिया और स्टैक में रह गया सिर्फ डेल्टा। और यहाँ भी कह रहे हैं एक्सेप्ट तक जाने के लिए एक ही कंडीशन है कि रीड भी डेल्टा हो, एक्सेप्ट भी डेल्टा हो। तो यहाँ भी डेल्टा हो यानी स्ट्रिंग ख़त्म हो गया हो और स्टैक भी एम्प्टी हो। तो हमें इसका बिहेवियर ये बता रहा है कि ये लैंग्वेज क्या है। अगर ए 3 है तो बी कितने होंगे, 6 होंगे, यानी 20 की तादाद हमेशा ए से डबल रहेगी। क्यों? पहले हमने जितने एस थे वो पुश किए, फिर हर 2 20 के लिए एक एक उड़ाते रहे, फिर 2 20 के लिए एक एक उड़ाते रहे, फिर 2 20 के लिए एक एक उड़ाते रहे। तो इसका मतलब कि 20 डबल होंगे एस से और एज पहले आएंगे, बाद में कोई दोबारा ए नहीं आ सकता। तो ये असल में लैंग्वेज क्या बनेगी इसकी, ए एन बी पावर 2n, कि अगर 2 एज हैं तो बी कितने होंगे, 4 होंगे, ए 1 है तो बी 2 होंगे, ए 3 है तो बी 6 होंगे। ठीक है, तो ये लैंग्वेज आसान थी और इसकी जो है ग्रामर भी बहुत इजी है। ठीक है, कि एस कैन बी एम्प्टी क्योंकि नल स्ट्रिंग एक्सेप्ट हो सकता है, और ए बी बी और एक्सेप्ट हो सकता है। और इसी तरह एस को मज़ीद ए बी में एक्सपेंड करेंगे तो हर एक ए के लिए 2 बीज आ रहे हैं, और ये चूँकि दरमियान से एक्सपेंड हो रहा है तो इसका मतलब एज, ऑल द एज विल बी फॉलोड बाय बीज एंड वी नो दैट नंबर ऑफ बी इज़ डबल दैन द नंबर ऑफ एज। आपके पास ये लैंग्वेज ए एन बी 2 बी पावर 2n आ जाएगी। ठीक है ना, इजी सी। अच्छा, एक चीज़ याद रखिएगा कि CFG से PDA बनाना आसान हमारा है, लेकिन PDA से CFG बनाना बहुत टाइम कंज्यूमिंग भी है और बहुत बड़ी बड़ी ग्रामर्स बनती है जिसमें बड़ी यूज़लेस चीज़ें भी होती हैं, और वो एक पूरा प्रोसेस है जो भी तक चूँकि हमने पढ़ा नहीं है, इसलिए इसकी तो मैं आपको ग्रामर बनाने के लिए नहीं कहूँगा, लेकिन लैंग्वेज जो एक्सेप्ट कर रहा है वो मैं आपको ज़रूर इसकी बता दूंगा। स्ट्रिंग्स आप लोग खुद देख लीजिएगा, स्ट्रिंग्स आपके लिए मैं इधर रीड करके नहीं बताऊंगा एक्सेप्ट तक पहुंच रहा है कि नहीं पहुंच रहा है, ये सिमुलेशन अब आपको आती है। तो व्हाट इज़ द लैंग्वेज, हमें ये देखना है। तो हम ये देखते हैं, देखें एक ए रीड किया तो उसको पुश कर दिया जब तक एक बी रीड नहीं करेंगे। इसका मतलब कि एज तो हम कुछ रीड करेंगे ही करेंगे, ठीक है ना। तो एज तो हम कुछ रीड कर रहे हैं, मिसाल के तौर पे हमने 3 एज रीड कर लिए हैं और तीनों को हमने पुश कर दिया किसके ऊपर, स्टैक के ऊपर। ठीक है, और बाकी स्टैक इनफाइनाइटली एम्प्टी से भरा हुआ है। ठीक है, ये तो अभी चुके, अभी इसको पूरा करना है इनपुट को। और उसके बाद एक बी रीड करना ज़रूरी है हमारे पास। उस बी रीड करने के बाद आपने एक ए पॉप कर दिया, फिर आप ए रीड करें या बी रीड करें आपको मसला नहीं है, आपने ए रीड किया या बी रीड किया, इट मेक्स नो डिफरेंट, लेकिन आप एक और ए पॉप करेंगे। फिर आप ए या बी में से कुछ भी रीड कर लें, कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा उसको। ठीक है, और आप एक और ए पॉप करेंगे। एट द एंड जब आपका रीड भी एम्प्टी हो जाएगा और पॉप भी एम्प्टी हो जाएगा तो ये एक्सेप्ट हो जाएगा। अब देखें लैंग्वेज का बिहेवियर क्या है कि जितने एज हैं उसके बाद उतनी ही लेंथ बाद में भी होनी चाहिए। अगर 3 एज हैं तो उसके बाद लेंथ भी 3 ही होनी चाहिए। ठीक है, लेकिन उनकी स्टार्टिंग बी से होगी, उसके बाद ए बीज में से कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो हम इसको किस अंदाज से लिख सकते हैं, द लैंग्वेज ऑफ ऑल स्ट्रिंग स्टार्टिंग विद सम एज इफ़ एनी, क्योंकि एम्प्टी भी एक्सेप्ट हो रहा है, फॉलोड बाय एनी कम्बिनेशन ऑफ द सेम नंबर ऑफ करेक्टर्स। 5 एज थे तो इसके बाद ए या बी के लेंथ 5 के जितने पॉसिबल कम्बिनेशन है वो सारे, सिर्फ एक रिस्ट्रिक्शन कि वो स्टार्ट बी से होंगे। पहले जो उसके यानी एज के बाद आने वाला जो पहला करेक्टर है वो बी होगा। ठीक है, तो दैट इज़ द लैंग्वेज। ठीक है ना, तो आपको थोड़ा सा पीडीएस के अंदर जो है ना इनसाइट आपकी थोड़ी सी गहरी होनी चाहिए इसको देख के, ताकि आपको अंदाज़ा हो जाए लैंग्वेज का। मुश्किल नहीं है इंशाल्लाह ताला। अगर आप ये एग्जांपल्स करेंगे ना सॉल्व, तो आपको खुद ही समझ में आ जाएगा कि हाँ ये वाकई यही लैंग्वेज है, बात ख़त्म हो जाएगी। ठीक है ना, मज़ीद मुझे समझाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। अब एक आज का लास्ट प्रैक्टिस क्वेश्चन, और ये प्रैक्टिस क्वेश्चन आप लोग खुद करेंगे। ठीक है ना, इसका आंसर मैं नहीं दूंगा, आप ग्रुप के ऊपर इसका सोल्यूशन पोस्ट करेंगे, उसके ऊपर आप कमेंट करेंगे तो फिर मैं इंशाल्लाह आपको गाइड कर दूंगा। हमें पता है कि पीडीएस के अंदर सिर्फ और सिर्फ एक स्टैक ही होता है, या नहीं होता या होता है तो एक होता है, बस 2 नहीं हो सकते। और उससे हम AN BN तरह की लैंग्वेजेस हमने पहले अभी एक्सेप्ट करके आए, इक्वल लैंग्वेज। ठीक है, इक्वल ऑर्डर। अब
AN BN और AN हमें पता है कि कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज नहीं है, कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव लैंग्वेज है, जो कि PDA से एक्सेप्ट नहीं हो सकती, क्योंकि PDS तो कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज है, उसके लिए एक्सेप्टर है। तो AN BN और AN तो कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव लैंग्वेज है ना, इसकी CFL बन सकती है, तो जब CFL नहीं बन सकती तो PDA भी नहीं बन सकता। क्योंकि इसमें हमें 2 जगह चाहिए मेमोरी, भाई जितने A हैं उतने ही B होने चाहिए एक जगह, और फिर उतने ही ए दोबारा होने चाहिए, 2 मेमोरीज चाहिए। तो हम एक स्पेशल टाइप का PDA बना सकते हैं जिसके अंदर 2 स्टैक्स हों, हमारा काम चल जाएगा। अगर आपके पास 2 स्टैक्स हों तो आप AN BN और AN का आंसर तलाश कर सकते हैं। इसका एक स्पेशल टाइप ऑफ PDA बना, तो PDA नहीं होगा असल में, लेकिन सपोज वी अलाउ 2 स्टैक्स इन अ PDA, तो वो किस तरह बनेगा, तो ये आपकी प्रैक्टिस के लिए आप लोग इसको खुद से सॉल्व करके बताएं। बहुत इजी है, कोई इतना बड़ा मसला नहीं है, इतना बड़ा हिंट तो मैंने दे दिया आप लोगों को, ठीक है ना, तो कोई इश्यू नहीं है इसमें इंशाल्लाह ताला। इसको ट्राई कीजिए और फिर मुझे बताइए, ताकि इसमें कोई मसला है तो मैं आप लोगों को गाइड कर सकूँ। कोशिश करें कि ग्रुप के अंदर चीज़ें पूछें ताकि सबका भला हो जाए, ठीक है ना, ठीक है, इस चीज़ की खूब कोशिश कीजिएगा। बुक को पढ़ लीजिएगा, ठीक है, ज़रूर, पेज नंबर 333 से 350। वैसे तो मेरी कोशिश होती है कि आई इंक्लूड एवरीथिंग द बुक हैज़, और जो चीज़ इंक्लूड करने वाली होती है। अब ज़ाहिर बात है, बुक की अंदर तो इतने चैप्टर्स हैं कि हम सारे के सारे ना इंक्लूड कर सकते हैं ना हम पढ़ सकते हैं, ठीक है। मैं बुक में 30 चैप्टर हैं, तो 30 तो हम नहीं पढ़ सकते ना, लेकिन यह है कि जो जो काम की चीज़ होती है वो मैं सारी अपनी स्लाइड्स में इंक्लूड कर देता हूँ। स्लाइड्स पे मैं काफ़ी मेहनत करता हूँ, ठीक है। और आप तो स्लाइड्स को अच्छी तरह देख लें, फिर भी कुछ चीज़ समझ नहीं आ रही तो बुक से पढ़ लें, ठीक है ना, क्योंकि बुक एक रेफरेंस होता है तो उसको देखना ज़रूरी होता है। लेकिन अगर आपको समझ आ रही है तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। क्वेश्चंस को कीजिए, तीनों प्रैक्टिस क्वेश्चंस, और तीनों प्रैक्टिस क्वेश्चंस को करना ज़रूरी है। ये मैं असाइनमेंट के तौर पे नहीं दे रहा हूँ, ये मैं आपको क्विज़ के तौर पे नहीं दे रहा हूँ, लेकिन इससे आपको PDS की समझ अच्छी तरह से आ जाएगी, और इन क्वेश्चंस को आपने आज ही सॉल्व करना है, ठीक है। उसकी वजह यह है कि कल के लेक्चर में ज़ाहिर बात है इन्हीं से रिलेटेड इनके सॉल्यूशन या कुछ आगे चीज़ें बढ़ जाएंगी, तो अगर आप वो लेक्चर देख लेंगे तो फिर ये प्रैक्टिस क्वेश्चन देने का फ़ायदा नहीं होगा, ठीक है। तो इनको आज ही प्रैक्टिस क्वेश्चन को सॉल्व कर लें ताकि आपका काम आसान हो जाए और आपको अगले लेक्चर से पहले ही इन तीनों क्वेश्चंस के आंसर मालूम हो, ठीक है ना। तो अपना ख्याल रखिएगा, ठीक है। एग्ज़ाम की तैयारी अच्छे तरीके से करते रहें। फ़ी अमान अल्लाह, अस्सलाम वालेकुम।